हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो सोशल साइंस की जो क्लास है उसका जो पार्ट हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राष्ट्रवाद का यूरोप में किस प्रकार निर्माण हुआ। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। एरिस्टोक्रेसी और जो मिडिल क्लास है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, ये हम आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। उससे पहले हम ये बॉक्स देख लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट डेट्स को हम देख लेते हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं उनका हम अवलोकन कर लेते हैं। 1797, इसमें क्या हुआ? नेपोलियन इन्वेड्स इटली। नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था, इन्वेड्स हुआ था। नेपोलियनिक वार्स बिगिन, और नेपोलियाई युद्धों की भी शुरुआत हुई थी 1797 में। दूसरी इंपॉर्टेंट डेट्स है 1814, 1815, फॉल ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन का फॉल हुआ। द वियना पीस सेटलमेंट, ये इंपॉर्टेंट आपके, वियना संधि हुई थी 1814-15 में। वियना शांति संधि संपन्न हुई थी 1821। 1821 में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिंस, यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ था 1848। 1848 में क्या हुआ? रिवॉल्यूशन इन यूरोप, यूरोप में क्रांति हुई थी। और आर्टिजन्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट इकोनॉमिक हार्डशिप, मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, इटालियन, जर्मन्स, मैग्यार्स, पोल्स, ये आदि जो है डिमांड नेशंस स्टेट्स, इन्होंने जो है नेशन स्टेट्स की डिमांड की। यानी ये जो आर्थिक परेशानियों से जो ग्रस्त थे, ये आर्टिजन्स यानी कारीगर, इसके अलावा इंडस्ट्रियल वर्कर्स, औद्योगिक मजदूर, पीजेंट्स, किसान, उन्होंने विद्रोह किया, बगावत की। मिडिल क्लासेस डिमांड कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशंस की इन्होंने डिमांड की मिडिल क्लास ने। एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स की इन्होंने गठन की मांग की। इन्होंने इटालियंस, जर्मन्स, मैग्यार्स और पोलिस वगैरह इन्होंने इसकी मांग की। नेक्स्ट डेट है 1859 टू 1870, ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली का टाइम था। इटली का जो एकीकरण हुआ था उसका ये टाइम पीरियड था। 1866 टू 1871 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसका टाइम पीरियड था। 1905 ये जो था, ये इसमें क्या होता है? स्लाव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन द हैब्सबर्ग एंड ओटोमन एम्पायर्स। हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्यों के स्लाव राष्ट्रवाद, इसमें जो राष्ट्रवाद है वो मजबूत होता है। अब हम देखते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ वो हम देखते हैं। इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। अगर हम 18th सेंचुरी का, अगर हम यूरोप का मैप देखें तो उसमें वैसे नेशन स्टेट्स जो है वो हमको नज़र नहीं आते हैं। जिस प्रकार के नेशन स्टेट्स जो है हम आज देखने को हमको मिलते हैं, उस प्रकार के नेशन स्टेट्स जो है उस समय यानी मिड 18th सेंचुरी यूरोप में हमको जो है नज़र नहीं आते हैं।
What we know today as Germany, Italy, and Switzerland were divided into kingdoms, duchies, and cantons whose rulers had their autonomous territories. जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, तो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जो थे वो डिवाइडेड थे इनटू किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स में ये डिवाइडेड थे। whose rulers had their autonomous territories, जिनके शासकों के अपने ऑटोनोमस टेरिटरीज थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर autocratic monarchies within the territories of which lived diverse peoples. जो पूर्वी और मध्य यूरोप जो थे, पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज। ये जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप थे ये ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज के अंडर में थे। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लाइव्ड डाइवर्स पीपल, और इन इलाकों में तरह तरह के लोग जो है वो रहते थे। दे डिड नॉट see themselves as sharing a collective identity or a common culture. वे अपने आप को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे अपने आप को। They did not see themselves as sharing collective identity, कलेक्टिव आइडेंटिटी का अभाव था उनमें और कॉमन कल्चर का उनमें अभाव था। Often they even spoke different languages, और यहाँ तक कि वो अक्सर जो है डिफरेंट लैंग्वेजेज जो है बोलते थे। एंड बिलोंग्ड टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और विभिन्न जातीय समूहों में वो विभक्त थे। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वाज ए पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग जो साम्राज्य था वो अलग अलग क्षेत्रों में जन समूहों को जोड़कर बना हुआ था। इट इंक्लूड द एल्पाइन रीजन्स, द टाइरोल। इसमें कौन कौन शामिल थे? इसमें एक तो एल्पस के टिरोल वो शामिल था, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेटनलैंड। इसके अलावा ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड के इलाकों के साथ साथ एज वेल एज बोहेमिया वर द ऑटोक्रेसी वाज प्रिडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। इसके अलावा बोहेमिया भी शामिल था जहां पर जो कुलीन वर्ग था वो उनमें जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। It also included the Italian-speaking provinces of Lombardy and Venetia. इसके अलावा हैब्सबर्ग में लोम्बार्डी और वेनेशिया भी थे जहाँ पर इटालवी भाषा बोली जाती थी। इटालवी भाषा वाले जो प्रांत थे वेनेशिया, लोम्बार्डी, ये भी हैब्सबर्ग में इंक्लूड थे। इन हंगरी, हंगरी में half of the population spoke Magyar, while the other half spoke a variety of dialect. तो हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे और जो दूसरे आधे जो थे वो विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। वैरायटी ऑफ डाइलेक्ट, डाइलेक्ट कहते हैं बोलियों को, जो स्थानीय बोलियां बोली जाती है उनको डाइलेक्ट कहते हैं। तो हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे और बाकी के जो आधे लोग थे वो वैरायटी ऑफ डाइलेक्ट स्पोक, ये डाइलेक्ट का उपयोग करते थे। इन गैलिशिया, और गैलिशिया में द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिस, जो कुलीन वर्ग था वो पोलिस भाषा बोलता था। कहाँ पर? गैलिशिया में।
जो गालिशिया था, गालिशिया में जो एरिस्टोक्रेसी जो वर्ग था वो पोलिश भाषा का इस्तेमाल करता था, वो पोलिश बोलता था। बिसाइड्स these three dominant groups, इन थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा there also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasants peoples, Bohemia, Slovaks to the north, Slovens in Carniola, Croats to the south, and Romans to the east in ट्रांसवेलिया। तो इसके अलावा जो ग्रुप्स थे, हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर जो है दूसरे वर्ग भी थे, भारी संख्या में जो है आपके खेती करने वाले लोग जो अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन, उत्तर में आपके बोहेमियन थे, और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेंस, और दक्षिण में क्रोएट, और पूर्व की तरफ ट्रांसवेनिया में रहने वाले जो रोमन लोग थे, वो इस प्रकार के लोग थे। Such differences did not easily promote a sense of political unity. ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। The only tie binding these diverse groups together was a common allegiance to the emperor. इस तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। How did nationalism and the idea of the nation state emerge? अब जो नेशनलिज्म है और जो नेशन स्टेट्स का जो आइडिया है वो इमर्ज कैसे हुआ, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उत्पन्न हुआ। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। एरिस्टोक्रेसी कहते हैं कुलीन वर्ग को और मिडिल क्लास कहते हैं आपके मध्य वर्ग को। तो इसका इमर्ज कैसे हुआ वो हम देखते हैं। सोशियली एंड पॉलिटिकली, सामाजिक और राजनीतिक रूप से लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कंटिनेंट। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। जो यूरोपीय महाद्वीप था उसका जो कुलीन वर्ग था वो जमीन का मालिक था सामाजिक और राजनीतिक रूप से। The members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। They owned estate in the countryside and also town houses. वो ग्रामीण इलाकों में शहरी हवेलियों के मालिक थे और जो जायदाद होती थी उसके भी वो मालिक होते थे। The owned estates in the countryside and also town houses, जो टाउन हाउसेज होते थे उनके भी वो मालिक होते थे। They spoke French for purpose of diplomacy and in high society, राजनीतिक कार्यों के लिए और उच्च वर्ग के बीच वो फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। Their families were often connected by ties of marriage, और उनके परिवार वैवाहिक बंधनों में आपस में जो है जुड़े हुए थे। This powerful aristocracy was, however, numerical a small group. और अगर हम संख्या की दृष्टि से देखें तो यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग जो छोटा सा समूह था संख्या की दृष्टि से। The majority of the population was made up of the peasantry. जनसंख्या के अधिकांश लोग जो थे वो peasantry थे, कृषक थे। To the west, पश्चिम में, the bulk of the land was farmed by the tenants and small owners. और पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार, टेनेंट्स कहते हैं किराएदार, और जो छोटे किसान थे वो खेती करते थे।
वाइल इन ईस्टर्न, ईस्टर्न में क्या होता था, पूर्वी भाग में, एंड सेंट्रल यूरोप में द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वाज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी और जिस पर सर्फ खेती करते थे। सर्फ का मतलब यहाँ पर भूदास है, जो भूमि के दास होते थे वो उसके ऊपर जो है कल्टीवेशन करते थे। इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल यूरोप, अब हम पश्चिम और मध्य यूरोप की बात करते हैं तो उन हिस्सों में द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मींट द ग्रोथ ऑफ towns and the emergence of commercial classes whose extents was based on production for the market। जो पश्चिम इलाका था और जो मध्य यूरोप के जो हिस्से थे उसमें औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए प्रोडक्शन के ऊपर टिका हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड, और इसके अलावा इंग्लैंड में औद्योगिकरण शुरू हुआ इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के दूसरे भाग में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इट occurred only during the 19th सेंचुरी। जबकि फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में ये 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वो इंग्लैंड में तो 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में हुआ, और जो दूसरे हिस्से थे जर्मनी के, फ्रांस के, उसमें ये 19वीं शताब्दी के दौरान जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। बट इन फ्रांस एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स इज अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इन इट्स वेग, इस प्रक्रिया के कारण न्यू सोशल ग्रुप्स कैम इनटू बीइंग ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, और इसके कारण जो है, इस प्रक्रिया के कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। जो नए सोशल ग्रुप थे वो जो है कैम इनटू बीइंग ए वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, और श्रमिक वर्ग के लोग, एंड मिडिल क्लासेज मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, और मध्य वर्ग जो उद्योगपतियों और व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बना हुआ था। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, अगर हम मध्य और पूर्वी यूरोप की बात करें तो सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल लेट 19th सेंचुरी। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक जो है छोटा था। इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन पॉपुलैरिटी। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद में जो एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लासेज के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार जो है वो पॉपुलर हुए। नेक्स्ट, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism। यूरोप में 19th सेंचुरी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से जुड़े हुए थे, लिबरलिज्म से जुड़ा हुआ था। The term liberalism derives from the Latin root liber meaning free। तो जो उदारवाद जो है वो लाइबरलिज्म शब्द लेटिन भाषा के मूल शब्द लाइबर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है फ्री, आजाद। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेज लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष
सबकी बराबरी। पॉलिटिकली अगर हम राजनीतिक रूप से बात करें तो पॉलिटिकली इट emphasized द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय consent। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। ऐसी सरकार जो सहमति से बनी हो उसके ऊपर जो है उदारवाद जोर देता था। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के बाद में, liberalism had stood for the end of autocracy and clerical privileges, a constitutions and representative government through parliament. 19th century liberals also stressed the inviolability of private property। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में उदारवाद, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के जो विशेष अधिकार थे उनकी समाप्ति, कॉन्स्टिट्यूशंस और संसदीय प्रतिनिधित्व सरकार का पक्षधर था। और 19th century liberalism also stressed the inviolability of private property। और 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की जो अनिवार्यता थी उसके ऊपर भी बल देते थे। Yet लेकिन क्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट necessarily stand for universal suffrage। लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कानून के सामने बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। यानी सफरेज का मतलब यहाँ द राइट टू वोट है। सफरेज, द राइट टू वोट, सफरेज का मतलब है वोट डालने का अधिकार। यू विल रिकॉल, आप याद करें, दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस which marked the first political experiment in liberal democracy। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था, एक्सपेरिमेंट था ये। The right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning men। और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल जो संपत्तिवान पुरुष होते थे उन्हीं को मिला हुआ था। मैन विदाउट प्रॉपर्टी, यानी जिनके पास में संपत्ति नहीं होती थी ऐसे पुरुष। एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, इनको पॉलिटिकल राइट्स से वंचित रखा गया था। यानी जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं होती थी और जो दूसरी जो सारी औरतें होती थी, ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, इनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले हुए थे। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड, थोड़े समय के लिए। अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडल्ट मैन एंजॉय सफरेज, कुछ समय के लिए जैकोबिन शासन के समय में सभी पुरुषों को सफरेज का राइट था। हाउएवर, मगर द नेपोलियनिक कोड वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज, लेकिन नेपोलियन की संहिता जो है वो उन्हें सीमित अधिकार में जो है उसके द्वारा सीमित अधिकार जो है दिया गया। एंड रिड्यूस वोमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर, और उसने महिलाओं को जो है अवयस्क का दर्जा दिया। रिड्यूस वोमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर, सब्जेक्ट टू द ऑथोरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। उनको जो है महिलाओं को माइनर स्टेटस देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के जो है अधीन कर दिया। फादर्स एंड हस्बैंड की अथॉरिटी में उनको रखा गया। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टी मैन ऑर्गेनाइज्ड ओपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। 19वीं सदी और 20वीं सदी के प्रारंभ में महिलाओं और जिनके पास में संपत्ति नहीं थी उन पुरुषों ने समान पॉलिटिकल राइट्स के लिए जो है विरोध आंदोलन उन्होंने चलाए। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, आर्थिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अगर हम आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद को परिभाषित करें
तो बाजारों की मुक्ति, इसमें जो है एक तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स होता है, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, कि उदारवाद जो है बाजारों की मुक्ति के ऊपर जोर देता है। और इसके अलावा the abolition of state imposed restrictions on the movement of goods and capital, और चीज़ों पर, पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। जो लिबरलिज्म अगर हम इकोनॉमिक स्फेयर में देखें तो राज्य के द्वारा जो रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जाते हैं उसके ये खिलाफ है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के दौरान, दिस वाज a स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेज, 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की ये जोरदार मांग थी, ये डिमांड थी, स्ट्रॉन्ग डिमांड थी। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। अब हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी जो इलाके हैं उनका उदाहरण लेते हैं। जो जर्मन भाषा के जो इलाके थे, रीजन्स थे, जर्मन स्पीकिंग रीजन्स, उनकी हम बात करते हैं। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ countless and small principalities, a confederation of 39 states, नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेशंस की हम बात करते हैं। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, एक कन्फेडरेशन बनाया गया जिसमें 39 स्टेट्स थे। ईच ऑफ दीज पजेस्ड इट्स ऑन करेंसी, इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा होती थी। एंड वेट एंड मेजर्स, इनका जो है इनकी नापतोल प्रणाली होती थी। Merchant traveling in 1833 from Habsburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of about 5% at each of one of them. और 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को लगभग 11 सीमा शुल्क वाले नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार उसको लगभग 5 रुपए जो है सीमा शुल्क उसको देना पड़ता था। 5% जो है उसको सीमा शुल्क जो है देना पड़ता था। ड्यूटीज वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, और शुल्क जो लिए जाते थे वो वस्तुओं का वजन, आकार के अनुसार लिए जाते थे। ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, यानी हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था होती थी। एंड दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, और हिसाब लगाने में समय लगता था। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वाज द एले विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट लेंथ। अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम कपड़े को मापने का जो पैमाना था वो एले था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ ही जो है घट जाती थी। An LA of textile material bought in Frankfurt would get you 54.7 centimeters of cloth, in Mainz 55.1 centimeters, Nuremberg 65.6 centimeters, in फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर्स। तो इसकी जो माप होती थी एले की, कपड़े मापने की जो इकाई थी एले थी, और इसका जो माप होता था वो जगह जगह पर बदलता रहता था। तो फ्रैंकफर्ट में अगर वो खरीदा जाता था तो वो 54.7 सेंटीमीटर्स मिलता था, और इसी प्रकार मेंज में जो है 55.1 सेंटीमीटर्स मिलता था, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर्स मिलता था, और फ्राइबर्ग में ये 53.5 सेंटीमीटर्स मिलता था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारी जो हिस्ट्री की क्लास थी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसमें जो हमारा टॉपिक था, हमने इन टॉपिक का इसमें डिस्कस किया।
the making of nationalism in Europe, the aristocracy and the new middle class, what did liberal nationalism stands for, इसका हमने डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।